इस भारतीय संविधान के स्रोत के टॉपिक में हम पूर्व में ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से लिए जाने वाले प्रावधानों की चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो फ्रांस से जो व्यवस्थाएं ग्रहण की, संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक प्रावधान लिए गए, उनकी भी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पूर्व जो वीडियो हैं जो संविधान के स्रोत से संबंधित हैं, उनकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम अन्य कुछ देशों से लिए जाने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे। इन प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान सभा ने, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तब उन प्रावधानों को लिया, जिससे हमारे भारतीय संविधान को परिष्कृत बनाया जा सका, लोकतांत्रिक बनाया जा सका। हम अब सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी से लिए गए प्रावधानों की। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियों संबंधी जो प्रावधान है वो लिया गया है। हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां के प्रयोग का प्रावधान है। हम आपातकाल जो प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान, उसमें आर्टिकल 352 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भारतीय संविधान में कि यदि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा होती है तो मंत्रिमंडल के लिखित सहमति अर्थात प्रस्ताव पर राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और यदि ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा होती है तो उस स्थिति में सारी शक्तियां संघ कार्यपालिका के पास केंद्रित हो जाती हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास केंद्रित हो जाती हैं। तो ये जो आपातकालीन शक्तियों संबंधी जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में हम जानते हैं हमारे मूल अधिकारों का स्थगन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मूल अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। भाग 3 में इन्हें दिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान भी है। लेकिन यदि विशेष आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो उन परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रपति महोदय आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण इन तथ्यों को हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा बात करते हैं हम सोवियत संघ, जिसे वर्तमान समय में रूस भी कहा जाता है, उससे लिए जाने वाले प्रावधानों की। जहां हम बात करें तो मूल अधिकारों जो संबंधी प्रावधान है वो हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए, जबकि मूल कर्तव्य संबंधी प्रावधान हमने सोवियत संघ से ग्रहण किए हैं। जो मूल भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में इनकी महत्वपूर्ण जो दायित्व हैं, महत्वपूर्णता को समझा गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इंदिरा गांधी जी सरकार द्वारा इन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जहां भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, इसके पश्चात भाग 4 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। पूर्व में इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में इसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया। माता पिता का दायित्व है अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। ये अति महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य का होना भारतीय संविधान को विविध रूपी और बहुआयामी बना देता है। इसके अलावा जो प्रस्तावना में न्याय संबंधी शब्द है, शब्दावली है, वो भी हमने सोवियत संघ से ली है।
इस प्रकार मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय संबंधी प्रावधान सोवियत संघ से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं जापान से। जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया संबंधी जो प्रावधान है वो जापान से लिए गए हैं, जबकि मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि विधि की उचित प्रक्रिया जो संबंधी प्रावधान है ये हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जो विधि द्वारा निर्धारित की गई है, वह प्रक्रिया जो कानून में दी गई है, उसके अनुसार प्रक्रिया का संचालन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हमने जापान से ग्रहण किया है। इसके अलावा अब हम आते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये महत्वपूर्ण शासन अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया। उस समय चूंकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था और ब्रिटिश सरकार के सामने ये बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वो भारतीय की इस जो मांगे आ रही थी भारतीय लोगों की तरफ से, उसके अनुरूप भारतीय लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे, उनकी भारतीय लोगों के लिए अधिक बेहतर रूप से काम कर सके। इसलिए समय समय पर उनके द्वारा कई अधिनियम बनाए गए और उन्हें लागू किया गया। इसी कड़ी में भारतीय शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा कई प्रावधान भारतीय संघ में उस समय लागू किए गए और जब जो अधिनियम लागू किया गया, जो उसमें प्रावधान थे उसके अनुरूप जो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो इससे संबंधित भी कुछ प्रावधान हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए। जैसे बात करें संघीय तंत्र की, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में एक भारतीय संघ का निर्माण भी किया गया, जिसमें सभी जो क्षेत्र थे भारत उसको सभी को शामिल किया गया, लेकिन ये रियासतों को शामिल होना या न होना उनकी स्वैच्छिक इच्छा पर छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार भारतीय शासन अधिनियम 1935 में एक भारतीय संघ का तो निर्माण किया गया, लेकिन वो पूरी रूप से एक संघ की परिभाषा में नहीं आ पाया, क्योंकि रियासतों को शामिल होना या न होना उनकी इच्छा पर निर्भर था। यही कारण है कि इस निर्णय की तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत आलोचना हुई, लेकिन जब भारत संविधान का निर्माण हुआ तो इस संघीय प्रावधान को हमने अपने संविधान के निर्माण में लिया, लेकिन जो पूर्व में जो कमियां थी उनको दूर करते हुए इस भारतीय संघ में सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो ये संघीय तंत्र संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान का, ये प्रारंभिक तौर पे हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया और बाद में इसे परिष्कृत करके और मजबूत बनाकर भारतीय संघ के एक नए रूप का, नए तंत्र का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो प्रावधान भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। हम जानते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं और सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, प्रसाद पर्यंत रहता है। अमूमन सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है। तो इस प्रकार जो राज्यपाल की जो कार्यकाल संबंधी जो प्रावधान है वो हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की एक महत्वपूर्ण बात है कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इस संघीय न्यायालय में भारतीय परिदृश्य में ये एक सर्वोच्च संस्था थी, लेकिन फिर भी वास्तविक अर्थों में से हम सर्वोच्च न्यायपालिका का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इस संघीय न्यायालय के निर्णय की जो अपील है वो ब्रिटिश काउंसिल में इसकी अपील की जा सकती थी। इस वजह से ये सर्वोच्च संस्था नहीं थी। लेकिन जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो न्यायपालिका संबंधी प्रावधान प्रारंभिक रूप से भारतीय शासन अधिनियम 1935 से हमने लिए और बाद में इसे और परिष्कृत करके हमारे सर्वोच्च न्यायालय को वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। जो पूर्व में जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान था कि संघीय जो न्यायालय की अपील ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी,
उस प्रावधान को जब हमने संविधान का निर्माण किया हटा दिया गया और अब हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च माना गया और उसके द्वारा दिए गए निर्णय को सभी न्यायालयों द्वारा और सभी प्राधिकारी और सरकारों के द्वारा उस निर्णय को लागू करना बाध्यकारी बना दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसे हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया। इसके अलावा लोक सेवा आयोग संबंधी प्रावधान और जो प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वो भी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए। कुछ आपातकालीन जो उपबंध हैं वो भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। इसके अलावा केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था होगी, सदन के जो हम जानते हैं दो अंग होते हैं, दो अंग हैं। भारतीय संसद में जो उच्च सदन है वह राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। ये जो व्यवस्था है ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 में थी। इसी व्यवस्था को हमारे संविधान निर्माण के समय स्वीकार किया गया और इस प्रकार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे लिए। अब हमारा जो भारतीय संविधान के जो स्रोत का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। आपने इसमें जाना कि हमने संविधान निर्माण के समय कई देशों से जो उनके लोकतांत्रिक ढांचे के सारभूत आधारभूत हम बात करें जो स्वरूप थे, उनके मूल बिंदु थे, वो हमने भारतीय संविधान के निर्माण के समय उन बिंदुओं को लिया जिससे हमारे भारतीय संविधान को बेहतर लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में स्वीकार किया जा सके, बनाया जा सके। हमने ब्रिटेन से, हमने अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, सोवियत संघ, जापान और भारतीय शासन अधिनियम 1935 इत्यादि से हमने बहुत प्रावधान लिए जिससे हमें भारतीय संविधान को बहुत अच्छे तरीके से उनका निर्माण किया जा सका। भारतीय संविधान को बेहतर और आधुनिक लोकतांत्रिक युग में व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य संतुलन बना के परिष्कृत रूप से इसका निर्माण किया जा सका। अब हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इस वीडियो में मैं पूर्व में बता चुका हूँ जो पूर्व के जितने भाग हैं, भाग प्रथम, भाग द्वितीय, भाग तृतीय, मेरे इस टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत की जो वीडियो की जो लिंक है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप कंटिन्यू अपनी तैयारी कीजिए। कोविड-19 का दौर चल रहा है, वैश्विक महामारी है, हमें इससे बचने की ज़रूरत है। इससे बचाव के सभी जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करते हुए आप अपने अध्ययन को सुचारू बनाएं, निरंतर अपने अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।